हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका आता है फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद। नेशनलिज्म इन यूरोप अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक मेंटल रेवोल्यूशन की सिचुएशन लोगों के अंदर धीरे धीरे आई थी। मतलब अपनी कंट्री के लिए उन्होंने एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी थी। तो वही नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इंडियन लोगों के अंदर किस तरीके से आई, किस तरीके से उन लोगों ने रियलाइज किया कि ब्रिटिशर्स का रूल जो है हमें और ज्यादा नहीं बर्दाश्त करना, तो उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसमें हम 1857 से नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 1920s, जो हमारी 20th डिकेड था उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारा ऑलमोस्ट महात्मा गांधी के रोल के बारे में पढ़ेंगे कि जब वो इंडिया के अंदर वापस आए तो उसके बाद क्या क्या सीक्वेंस में मूवमेंट्स कौन कौन से चलते गए थे और क्या क्या फिर होता गया था। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में आपको दिया गया है दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह के बारे में दे रखा है। इसने पहले आपको एक इंट्रो दिया है। इंट्रो क्या दिया है कि ये जो सिचुएशन स्टार्ट हुई, जो हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, तो ये सब होने से पहले ऐसी क्या सिचुएशंस आई थी जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा इतने लेवल पर चला गया कि वो बर्स्ट हो गया। ठीक है, लोगों ने कंबाइन होना स्टार्ट कर दिया उस रूल के खिलाफ। तो उसमें आपको यहाँ से बताया हुआ है कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसकी वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होती चली गई थी। जैसे इसमें पहला आपको बता रहा है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि डिफेंस में पैसा ज्यादा लगाना पड़ रहा था वॉर को विन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ वॉर लोन्स भी लेने पड़ रहे थे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप क्या करोगे। उस टाइम पर गवर्नमेंट के पास एक मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था वो था अपनी कॉलोनीज से टैक्स वसूल करना। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो पुराने टैक्सेस थे उन टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। लाइक कस्टम ड्यूटी यहाँ बता रहे हैं, कस्टम ड्यूटी जो पहले से लगाई हुई थी उसको रेज कर दिया इन्होंने। और इन्होंने एक टाइप का और टैक्स इंट्रोड्यूस करा, दैट इज योर इनकम टैक्स। ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और चीजें हुई। 1913 टू 18 में बता रहे हैं कि कॉमन पीपल जो थे उनके लिए बहुत ही हार्डशिप वाला टाइम आ गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया, एक एक सबसे बुरी चीज जो हुई वो थी फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि वॉर हो रहा है तो वॉर में सोल्जर्स की जरूरत होती है, तो सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए गांव में से लोगों को जबरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया गया। अब क्या होता है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया कि भाई जब वॉर हो रहा है तुम कर रहे हो, हमारी कंट्री के लोग क्यों मरे उस चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी एक एंगर क्रिएट हो गया। इसके साथ साथ दो और इंसिडेंट हुए थे, दैट इज 1918 टू 19 और 1920 टू 21। इन 2 ईयर्स में लगातार क्रॉप फेलियर हो गई थी। ठीक है, क्रॉप फेल हो गई, दैट मीन्स कोई फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनके लिए फूड की शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई। तो उसकी वजह से भी प्राइसेस जो थे वो हाई हो गए थे। इसके साथ साथ जैसे अभी हम कोरोना को फेस कर रहे हैं, तो इसी तरीके से एक एपिडेमिक आया था, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, जिसकी वजह से अकेले इंडिया के अंदर 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। तो ये सारी की सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्होंने जो पुरानी सिचुएशंस थी उनको और ज्यादा वर्स्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोग जो थे काफी डिस्ट्रेस में आ गए और उन लोगों ने मतलब सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमें कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अब आते हैं एक बंदे की एंट्री होती है इंडिया के अंदर, दैट पर्सन वी नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की एंट्री होती है 1915 में। ठीक है, जब ये आते हैं, आते कहाँ से आए, कहाँ गए हुए थे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ये थे, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने वकालत वगैरह कुछ करी थी, तो उसी के सिलसिले में ये वहां थे। वहां भी उस टाइम पे क्या चल रहा था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स।
ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म ज्यादा उसमें चल रहा था, तो उन्होंने वहां पर एक सत्याग्रह किया था, जिस सत्याग्रह में उनको काफी सक्सेस मिली थी। तो अब इन्होंने सोचा कि अगर मैं इंडिया के अंदर भी ऐसा ही कुछ लॉन्च करूं, सत्याग्रह लॉन्च करूं, तो उससे क्या होगा, मेरी कंट्री को फायदा हो सकता है। तो अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पूरे इंडिया में इन्होंने एक चक्कर लगाया, ठीक है, सिचुएशंस को देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या सिचुएशन है। अब क्या होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो किसी के लिए, तो आपको क्या होना चाहिए कि लोग आपको मतलब आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये बंदा है। फॉलो कब करेंगे, जब आप एक लीडर हो, आपको लोग पहचानेंगे तभी तो आपको फॉलो करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, इन्होंने क्या किया, अपने आप को एज अ लीडर प्रेजेंट करने के लिए, यानी लोगों की हेल्प करने के लिए जो स्टार्टअप किया, वो स्टार्टअप में 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपकी मैप में भी आ सकती हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, या फिर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ये मैं बता देती हूँ, ये आपका है यहां से ये वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो ये तीनों जगह के बारे में बताया। सबसे पहले 1916 में, 15 में वो आए थे, 16 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 1916 में उन्होंने ट्रेवल किया चंपारण में, चंपारण जो कि बिहार में लाई करता है। ठीक है, वहां पर गए। अब वहां प्रॉब्लम क्या थी, वहां पे जो पीजेंट्स थे, प्लांटेशन सिस्टम था वहां पर, काफी ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था। तो उस प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन लोगों को सपोर्ट किया इन्होंने वहां जाकर। इसके बाद 1917 में, नेक्स्ट ईयर, इन्होंने एक और सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी फार्मर्स भी आप कह सकते हो, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि वहां क्या दिक्कत थी कि एक तो वो जो एपिडेमिक हो गया था उसकी वजह से, दूसरा जो क्रॉप फेलियर हो गया था उसकी वजह से। तो जो फार्मर्स थे वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, तो वो यही डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए या फिर उसको बंद कर दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी हम पे करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक तीसरा इंसिडेंट जो मैं आपको बता रही थी, दैट इज इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद जिसको आज के टाइम में भी कॉटन के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, तो कॉटन मिल्स जो है आपकी वहीं से स्टार्टअप हुई थी। तो वहां पर कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उन्होंने भी एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज करा महात्मा गांधी जी के साथ। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपकी आ सकती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और मैप में भी पूछा जा सकता है। तो मेन है आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह पर था। अहमदाबाद आपको पता है, गुजरात है, और एक बिहार है। ठीक है, तो मेन स्टेट्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हो इसको। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब क्या था कि 1918 तक तो ये सीक्वेंस चला। इसके बाद देखो एक चीज होती है, जब हम कुछ काम करते हैं और उसमें हमें सक्सेस मिलती है तो हम क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कि चलो भाई हमें क्या मिल रहा है, कुछ फायदा मिल रहा है, हम जो कर रहे हैं तो उससे कुछ फायदा मिल रहा है, तो हम क्या करें, उसी चीज को फॉलो करते हैं किसी दूसरे एक्शन के खिलाफ। ठीक है, तो महात्मा गांधी को भी ये चीज लगी कि भाई 3 जगह मैंने किया है, वहां मुझे सक्सेस मिल रही है, तो इन्होंने क्या किया, एक और चीज को पकड़ लिया जो कि काफी ऑपरेसिव थी उस टाइम पे। उस टाइम पर एक जिक्र चल रहा था रोलेक्ट एक्ट को पास होने का। ये जो रोलेक्ट एक्ट था, ये एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट था आपका कि ब्रिटिशर्स जो है उनको एक राइट मिल जाता है कि वो किसी भी पर्सन को 2 इयर्स के लिए इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल इन कोर्ट। कोर्ट में नहीं ले जाएंगे उसको, कोई सुनवाई नहीं होगी, उसका क्या, उसके ऊपर क्या इल्जाम लगा हुआ है, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो 2 साल तक उनको बिना किसी रीजन के भी जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी ऑपरेसिव हो सकता था ये एक्ट, ये फील हो रहा था उस टाइम पे। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया इसके खिलाफ आपका 1919 में। इन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए सोचा, बट स्टिल इतना ज्यादा इसको अपोज किया गया, उसके बाद भी जो आपकी ये थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इन्होंने क्या किया, इसको पास कर दिया, इस एक्ट को पास कर दिया। अब ऑब्वियसली एक चीज है, जब लोग जो है काफी ज्यादा लेवल पर किसी एक एक्ट के खिलाफ होते हैं और फिर भी उसको पास कर दिया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है लोग एंगर में तो आएंगे और उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन वगैरह भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही सब ये बता रहे हैं कि अब क्या था कि गांधी जी हमेशा
नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस करते थे कि भैया हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, जब हम शांति से कोई बात मनवा सकते हैं तो लड़ाई झगड़ा क्यों करना है। तो वही ये फॉलो करना चाहते थे, ये चाहते थे कि एक नॉन वायलेंस डिसओबीडियंस हो, ठीक है, इस अनजस्ट लॉ के खिलाफ। तो क्या किया गया, बहुत सारी रैलीज निकाली गई, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक in railway workshops and shops closed down, alarmed by popular upsurge and scared that lines of communication such as railway and telegraph would be disrupted। मतलब हर एक चीज में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करी गई ताकि उनका जो नॉर्मल फ्लो है, काम का जो फ्लो है वो रुक जाए, वो लोग उस चीज को फोकस करें, समझे इस चीज को कि ये जो है लोगों को नहीं पसंद आ रहा है तो इसको नहीं फॉलो अप करना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी देखो इस सब के चलते हुए एक बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट हुआ जिसको हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बताने से पहले भी आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा। तो क्या था ये, 13 अप्रैल को एक कल्चरल फेस्टिवल होता है जिसको हम बोलते हैं बैसाखी, मतलब उस टाइम पे बैसाखी थी उस दिन। तो बैसाखी पे मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। तो अब क्या था कि बैसाखी फेयर को एंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि रोलेट एक्ट के खिलाफ थे, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या करा हुआ था ब्रिटिशर्स ने, मार्शल लॉ अप्लाई करा हुआ था। ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ होता है जो आपका, जैसे अभी बोलते हैं ना कि धारा 144 लगा दी है, सेक्शन 144 लगा दिया है, यानी कि 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कर्फ्यू टाइप कुछ लगा दिया है। तो अब क्या था, इन लोगों को में अवेयरनेस नहीं थी इतनी कि भाई ऐसा कुछ लगा रखा है, कोई लॉ लगाया हुआ है जिसकी वजह से तुम नहीं जा सकते हो या ज्यादा लेवल पे नहीं इकट्ठे हो सकते हो। तो ये सब अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको कोई वार्निंग नहीं दी कि भैया आप लोग अलग अलग हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, एक जो उनका ऑफिसर था दैट वाज जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर को उन्होंने कमांड दे दी कि आप कुछ भी कर सकते हो। अब इस डायर ने क्या किया, इसने एंट्री करी इस एरिया में और सबसे पहले जितने भी एग्जिट पॉइंट थे सारे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी लोग बाहर ना जा सके, ठीक है। तो ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ, ओपन फायर कर दिया गया, तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, ठीक है। अब एक हिसाब से अगर देखा जाए, आप कहीं पर गए हुए हो, आप कोई फेयर अटेंड कर रहे हो और अचानक से आपके ऊपर कोई अटैक हो जाता है, ठीक है, तो ये कितना क्रूएलिटी भरा एक्ट था, ठीक है। ये जानबूझ के किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। रीजन इसका सीधा सा था कि लोगों के अंदर, स्पेशली सत्याग्रही लोग जो थे, जो कि सत्य के ऊपर फोकस करके और गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे, उन लोगों के बीच में एक टेरर की फीलिंग डालना चाहते थे, एक डर बिठाना चाहते थे कि तुम्हारी लाइफ जो है वो किसी भी टाइम जा सकती है अगर तुम उसको सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा लोग जो थे बहुत डिस्ट्रेस में आ गए, बहुत ज्यादा, मतलब उनको ये फील हुआ कि भाई इतनी क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए थी। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका विरोध होना हर जगह पर स्टार्ट हो गया, स्ट्राइक्स हुई, रैलीज हुई, ठीक है, बहुत क्राउड्स इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई, हर जगह पर वायलेंस ही वायलेंस स्प्रेड हो गई। अब क्या था, महात्मा गांधी चाहते ही नहीं थे वायलेंस हो, ना तो वो अपनी तरफ से चाहते थे ना वो ब्रिटिशर्स की तरफ से चाहते थे। तो जब ऐसा हुआ तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली कौन सा मूवमेंट कब लॉन्च हुआ, किस चीज के लिए लॉन्च हुआ, उसका नाम रखा गया, किस रीजन से रखा गया, और उसको अगर वापस लिया गया तो किस रीजन से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सत्याग्रह एंड हो जाता है, ठीक है। रोलेट सत्याग्रह जो था, इसके खिलाफ जो सत्याग्रह था, ये यहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। ओके ओके तो जैसे अब तक हमने जो पढ़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, तो सत्याग्रह किस तरीके से बहुत ज्यादा, मतलब उसको अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, बट स्टिल देयर वाज सम लैकनेस, कोई ना कोई कमी रह गई जिसकी वजह से वो इतना वाइड स्प्रेड नहीं हो पाया, ठीक है, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाया।
तो अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई क्या रीजन था जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो उनको ऐसा फील हुआ कि इसका बेस जो है वो थोड़ा सा और ब्रॉड होना चाहिए। ब्रॉड बेस होने का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जब तक वो एक साथ नहीं आएंगी तब तक आप एक नेशन वाइड मूवमेंट अगर करते भी हो तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, वो कहावत हमने सुनी हुई है कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, बट अगर हम पूरे एक बंडल को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो वही कुछ उसी बात को फॉलो करते हुए महात्मा गांधी जी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी में एक सिचुएशन क्रिएट हुई। सिचुएशन क्या थी कि जैसे 1918 के एंड तक आते आते जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। और इसमें डिफीट जो हुई वो ऑटोमन टर्की की हुई थी। ठीक है, और ऐसे रूमर्स भी आने लग गए कि एक ट्रीटी, पीस ट्रीटी इंपोज करी जाएगी और ऑटोमन एम्परर के ऊपर, जो कि स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, जिसको खलीफा बोला जाता था, कि उसकी जो पावर्स हैं उनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाएगा, उसकी पावर्स को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ, ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि इस टाइम पर हम मुस्लिम्स को अपने साथ लेके आ सकते थे, क्योंकि उनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, हमें उनके सपोर्ट की जरूरत है। तो क्या हुआ था कि एक यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो लोग मिल गए महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, इन्होंने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से एक यूनाइटेड मास एक्शन हम कर सकते हैं इस इशू के खिलाफ। तो गांधी जी सॉ दिस एंड एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, दूसरे जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको भी कन्विंस कर लिया कि हम एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ मैं जो बात कर रही हूँ आपके सेकेंड मूवमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड मूवमेंट मतलब वही जो आपका सत्याग्रह था वो फर्स्ट मूवमेंट था। दूसरा मूवमेंट जो हमारा आने जा रहा है अभी, वो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया कहाँ से आया? ठीक है, महात्मा गांधी ने उस टाइम पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, उस टाइम पे नहीं, मतलब 1909 में लिखी थी। ये जो हिंद स्वराज बुक लिखी थी, इस बुक में उन्होंने ये चीज भी मेंशन करी थी कि अगर हम जब तक कॉपरेट करते रहेंगे ब्रिटिशर्स को, तब तक हम इंडिया से उनको नहीं रिमूव कर सकते। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि हमें उनको कॉपरेट करना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी नॉन कॉपरेशन पे हमें जाना पड़ेगा। तो किस तरीके से ये नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट बना, उसके बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसमें ये बता रहा है हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, कि जो मूवमेंट है आपका, ऐसा नहीं कि एक बार में आप इम्प्लीमेंट कर दो, आपको क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। जैसे सबसे पहला जो स्टेप था, उन्होंने बताया था कि किससे शुरुआत होनी चाहिए, कि जो भी आपको गवर्नमेंट से अवार्ड्स मिले हुए हैं, ठीक है, उनको आप सरेंडर कर दो। जो भी सिविल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट के अंडर आने वाली सर्विसेज है, उनको बाइकआउट करना स्टार्ट कर दो। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब चीजों को बाइकआउट कर दो। ठीक है, और उसके बाद अब क्या होगा कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के ऊपर एक रिप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाए, नॉन कॉपरेशन के बाद किया जाए एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, जिससे उनको और ज्यादा प्रेशराइज करा जा सके। ठीक है, थ्रू द समर्स ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। मतलब वो बहुत घूमे दोनों मिल करके, ताकि इसके लिए सपोर्ट इकट्ठा करा जा सके। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी दो लीडर्स ने बैठ के सोचा कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं, या कुछ लोगों को बताया और हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको वही क्या करना पड़ेगा, उस चीज के लिए पहले प्रमोशन करना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बनाती हूँ तो वो प्रोडक्ट मेरा सेल हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो सेम चीज है कि इन्होंने एक टूर किया। ठीक है, टूर किया और उस टूर से ये देखा कि कहाँ कहाँ लोगों को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हैं और हम किस तरीके से सपोर्ट इकट्ठा कर सकते हैं लोगों से। ठीक है, इसने कहा मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for
November 1920, and they feared that the movement might lead to popular violence. In the months between September and December, there was an intense tussle within the Congress. मतलब कांग्रेस में भी काफी हलचल थी, क्योंकि सब लोग एग्री नहीं थे. कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं बाइकआउट करना चाहते थे. उन लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू नजर आ रहा था कि भाई अगर ऐसा करेंगे हम तो उससे क्या होगा, जैसे पहले हुआ था, वायलेंस हो सकती है या कुछ और ऐसा हो सकता है जो कि और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन कर देगा. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? For a while, there seemed no meeting point between the supporters and opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. तो यहाँ से ये वाला इंसिडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कब हुआ था नॉन कॉपरेशन स्टार्ट. तो ये नागपुर में स्टार्ट हुआ था. कांग्रेस सेशन में कॉम्प्रोमाइज किया गया, जिसके दौरान ये नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है अडॉप्ट किया गया था कि हम वही करेंगे जैसा महात्मा गांधी जी ने बोला है कि पहले हम कॉपरेट करना बंद कर देंगे, मतलब सारे जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं वो वापस कर देंगे. ठीक है, ओके. इसके बाद आपको यही बताएंगे कि क्या क्या किया गया, मूवमेंट जो है किस तरीके से स्टार्टअप हुआ. ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो का पार्ट 1 था, और बाकी सब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 2 में. ठीक है, ओके, थैंक यू.